ठीक है। सो ओके, हमारे चैप्टर का नाम क्या है अब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करने के लिए आपको कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है पता होना चाहिए। फिर सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता होना चाहिए हमें। EMI का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, देन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। इस चैप्टर में हम ज़्यादा फोकस एनर्जी डेंसिटी पे रखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पे नहीं रखेंगे। ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेव का मेन एम क्या होता है। ठीक है। सो वेव करती है क्या? सो वेव का मेन एम होता है, इट इज़ कैरियर्स, याद ना कोई भी वेव हो, कैरियर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। एक जगह से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो रही है, वेव इज ए पेरियोडिक डिस्टर्बेंस, पेरियोडिकली डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। ये याद रखना कि इसने वेव का मेन एम क्या है, कम से कम टाइम में इन्फॉर्मेशन लेके जाओ एक जगह से दूसरी जगह में। और वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में लेके जानी है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। अगर वेव यहाँ से जा रही है, ट्रांसवर्स वेव है, जैसे ये देखो अप एंड डाउन था ना, बट वेव ऊपर नीचे है, बट वेव जा कहाँ रही है, लेफ़्ट टू राइट। जो लेफ़्ट टू राइट है इसको कौन क्या बोलेंगे, इट इज़ प्रोपेगेशन। हमने पहले तो जो क्लास 11 में आपका चैप्टर चला था ना वेव ऑसिलेशन, वो सारा अच्छे से उसको एक बार रिवाइंड करना था, उसमें कौन कौन सी टर्म्स थी। सो वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड लेफ़्ट टू राइट, और पार्टिकल्स जो हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अप डाउन चल रहा है, इट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, एक जगह से शुरू होकर इधर तक जाना, अगर मान लो कोई एंड पॉइंट नहीं मिलता तो वेव विल कंटिन्यू टू मूव ऑन, वो मूव करते जाएगी, अपने साथ एनर्जी कैरी करते जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। और अगर रास्ते में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यहीं पे लेट्स से के इन बिटवीन यहाँ पे वेव ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा एरिया कवर्ड होगा, ज़्यादा वॉल्यूम कवर्ड होगा टू प्रोपेगेट द एनर्जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि हम यहाँ पे एनर्जी वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते, बिकॉज एनर्जी इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज़ द एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एनर्जी कैरी हो रही है, 1 मिलीमीटर क्यूब में कितनी एनर्जी कैरी हो रही है, दैट इज़ ऑफ आर कंसर्न। बिकॉज वेव का स्टार्ट पॉइंट तो है, बट एंड पॉइंट ऑब्स्टेकल के बिना नहीं मिलने वाला। तो लेंथ बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, एरिया भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। वेव जो प्रोपेगेट करती है, जैसे सन से अर्थ तक वेव जो आ रही है ना, वो नियरली 1.5 × 10⁶ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनका जो आने जाने का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, जिस वॉल्यूम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर इतना बड़ा वॉल्यूम निकालना ऑलमोस्ट निगलिजिबल एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी कैरिड बाय द वेव इन गिवन वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। तो वेव में हमने ये पढ़ना। वेव के टाइप्स हमें पता है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल होती हैं। एक वेव होती है जो मीडियम में ट्रेवल करती है, विच नीड पार्टिकल्स टू मूव ऑन द मोमेंटम, तो वो हमारी मटेरियल वेव है, इलास्टिक वेव है, वो साउंड वेव होती है। बट हमारे पास अब कौन सी वेव है, चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है, ये इन इलास्टिक वेव है, इसको मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली वेव में एक पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है। वेव आगे जा रही है, तो रास्ते में आने वाले सारे पार्टिकल SHM में सेट हो जाते थे, वो कोई ऊपर नीचे जाता था, कोई आगे पीछे जाता था। ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होनी, किसकी होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दे विल मूव और दे आर सेट अप इन द SHM थ्रू आउट दी पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो सिलेबस में पहले तो हमारे मैक्सवेल इक्वेशन है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई। ट्रांसवर्स नेचर हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है अब। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ EM वेव प्रॉपर्टीज, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट एंड मेन पार्ट, मतलब लास्ट जो ऑन 4th पार्ट ऑनवर्ड्स है ना, ठीक है, वो सारा का सारा पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल आने वाला काम सिर्फ पहले 2 पार्ट्स में ही आना, और पहले 2 पार्ट ही मेजरली इंपॉर्टेंट, बाकी सारा लर्निंग वाला पार्ट ही है इस चैप्टर में। ठीक है। तो वेव में इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखे तो ओस्टर्ड ने फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, दिस थिंग इज़ ऑलरेडी विन कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट से कौन से एक्सपेरिमेंट यूज़ किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फैराडे फर्स्ट लॉ भी पढ़ा है, फैराडे सेकंड लॉ भी पढ़ा। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेन एवर दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सर्किट, दिस इज ऑलवेज इंड्यूस करंट, बट इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो टिल द टाइम फ्लक्स चेंजेस। जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, फ्लक्स भी इसी टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
तो आपका इंड्यूस करंट भी ज़ीरो हो गया। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसने मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के साथ रिलेटेड होती है उसको रिलेट किया था आपस में। और करंट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मूव करते हैं या थर्मल मोशन में या ड्रिफ्ट मोशन में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा मोशन होता है, ड्रिफ्ट, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो मीन्स वेन एवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर चांसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग विद इट। ठीक है, सो एट दिस टाइम जो मैक्सवेल था उसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करती, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो दिस कंसेप्ट इज़ न्यू टू अस। हमने ये पढ़ा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, वहाँ पे क्या आता है, करंट आता है। बट अब यहाँ पे क्या हो गया, कहते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर देती है, करंट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, सो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन बनाई हुई हैं। ठीक है, इन इक्वेशन में आप दी इक्वेशन लॉन्ग विद लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स सभी को पता है कौन सी होती है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और ये लॉज फॉलो करती है। तो कौन कौन सी इक्वेशन है पहले वो देखें। मैक्सवेल ने अपनी सारी इक्वेशंस वैक्यूम में स्टडी की हुई हैं, तभी उसने स्पीड ऑफ लाइट कितनी यूज़ की है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सवेल की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आप फेमिलियर ऑलरेडी, ये कौन सी इक्वेशन थी, गॉस थ्योरम। ठीक है, सो गॉस थ्योरम इज़ द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इससे देखो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना किसी स्पेस में, तो वहाँ पे चार्ज इंक्लोज होगा। अगर चार्ज इंक्लोज नहीं है वहाँ पे स्पेस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो हमारा चार्ज ज़ीरो, वाइस वर्सा। ये भी इक्वेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और सेकंड ये कौन सा है, ये भी गॉस लॉ ही आ गया, बट ये गॉस लॉ नॉट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज़ इन मैग्नेटोस्टैटिक। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, शो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट यू डोंट हैव यूनिक नॉर्थ पोल विद यू और साउथ पोल इंडिविजुअली विद यू, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो उसका रीज़न ये है, ये बताता है कि गिवन सरफेस में ना फ्लक्स हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक ज़ीरो होता है। इसका मीनिंग उस गिवन सरफेस में एक साइड से लाइन्स एंटर करेंगी, दूसरा साइड से लाइन्स क्या कर जाएंगी, लीव हो जाएंगे। जैसे ये देखो, अगर ये बार मैग्नेट बना दी मैंने, ये मैंने बार मैग्नेट बना दी और ये मेरे पास आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, और ये मैंने एक लूप ले लिया। इस लूप में इस साइड में देखो बड़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, लाइंस, दे आर एंटरिंग इन दिस रीजन। ठीक है, और वो अंदर जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं इसको, तीनों लाइंस क्रॉस कर गई और फाइनली दे कम आउट। ठीक है, तो इसमें क्या मीनिंग हो, जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही लीव कर गया। तो अगर फ्लक्स एंटर फ्लक्स लीविंग बिल्कुल सेम है, दिस मीन नेट फ्लक्स है ज़ीरो। तो इसका मीन कहीं आपको प्रॉपर नॉर्थ पोल नहीं मिलना, कहीं आपको प्रॉपर इंडिविजुअल साउथ पोल, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है, अब ये कैसे बनती है पहले मैं बताता हूँ। तो हमें ऑलरेडी पता है, वी नो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डी वी होता है, इट इज़ ऑलवेज माइनस ई डॉट डी एल। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। ठीक है ना, और डी वी इज़ योर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, वो तो -d∅/dt होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, B.ds है ना, और उसका हमें क्या करना पड़ना है, सरफेस इंटीग्रल करना पड़ना है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन बहुत अच्छी है, बनानी आनी चाहिए। इस इक्वेशन कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स देखो। सबसे पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन जो ये राइट साइड है ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉट अ डिफरेंट कंसेप्ट। जहाँ इलेक्ट्रिक है वहाँ मैग्नेटिक होगी, जहाँ मैग्नेटिक है वहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इक्वेशन आपको पेपर में एमसीक्यू में 4 इक्वेशन आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। या कह देंगे 4 गलत, 3 गलत दे देंगे, एक सही दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो याद रखो, आपने अगर इक्वेशन लिखनी है तो नीचे एस ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है। और यहाँ पे देखो कोई एस नहीं लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज ये लाइन लेंथ इंटीग्रल DL है, इट इज़ लाइन।
और लूप ज़रूर डालना है। लूप क्यों डालना है? क्लोज पाथ। आपको पता होना चाहिए कि जब एक कंडक्टर में इंड्यूस करंट डेवलप होता है, इट इज़ ऑलवेज कंसेंट्रिक। एडी करंट मेटल की जब प्लेट में फ्लो कर ऑलवेज इन सर्कल फॉर्म में फ्लो करता है, तो इसलिए उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर लूप लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैक्सवेल के 4 इक्वेशन लिखो, तो थर्ड इक्वेशन के बारे में पूछते हैं कि इसमें लूप कहाँ क्यों नहीं लगाया, इसमें एस क्यों लगाया। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन करके नहीं लिख के दिखानी, यू हैव टू मेंशन ऑल द लूप्स एंड एस। ठीक है, ये एग्जाम में नंबर कटते हैं। जैसे जो बच्चा गॉस थ्योरम पेपर में लिख के आता है या उसकी ऐप नहीं लिखता और अगर ये लूप नहीं डालता या एस नहीं डालता, उसके नंबर कटते हैं पेपर में। ठीक है, तो नीचे बड़ा अच्छे से उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिस लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, और लास्ट ये कौन सा लॉ था यहाँ तक, ये देखा हुआ पहले, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये कौन सा लॉ था, पढ़ा था कोई, याद है? याद करो। दिस इज एम्पियर। ये सॉलिनॉइड की एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन सॉलिनॉइड है। एम्पियर सर्कुलर लॉ कि एक क्लोज लूप के अराउंड आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड नोट करनी है ना, तो उसके अंदर कितना करंट इंक्लोज है वो नोट करो। ये जो करंट दे मेंशन दिस करंट इज कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट हमेशा वायर्स में फ्लो करता है बाय द मोशन ऑफ द चार्जेस। बट एक नया करंट नोट किया गया, ये वाला ID, ये वो वाला करंट है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आगे हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स मोशन ऑफ चार्ज नहीं होता, इसका सोर्स कौन होता है? टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, स्पेस में जगह खाली जगह है, कोई वायर में जुड़ी हुई, कनेक्शन भी नहीं मेड, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करी, तो वहाँ पे कौन सा करंट आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसे टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। पता होना चाहिए, MCQ आ सकते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आ जाता है। एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन पुट कर लेता है ये। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया और ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है वो देखो, ये इन्होंने DE/dt डॉट DS कर दिया। एक्चुअली ये चीज़ है क्या? इट इज़ बेसिकली एप्सल नॉट DDT ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंड्यूस करंट क्या था? DDT ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस। सर्किट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते थे, फ्लक्स में कितना चेंज आया काउंट करते थे। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना चेंज आया वो काउंट करो, और उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करो। और इन्होंने इंटीग्रेशन क्यों डाली हुई है? बिकॉज जो फ्लक्स होता है, ये जो फ्लक्स है ना, वो क्या होता है? S। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे लूप नहीं है। गॉस थ्योरम में लूप आता था, इसमें लूप, ये क्लोज सरफेस स्फेरिकल नहीं है, बंद सरफेस नहीं है, इट इज़ जस्ट ए लूप। ठीक है, तो उसमें से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यू आर कैलकुलेटिंग ओनली दैट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। ठीक है, लॉरेंस फार्मूला, ये आपको एग्ज़ाम में, काफ़ी स्कूल के एग्जाम पेपर में आता है। लॉरेंस फार्मूला का फॉर्म, 2 फोर्स का फार्मूला, ये हमें पता है। 4 इक्वेशन मैक्सवेल की हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले तो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देखो। इसका मीनिंग वेव जाएगी आगे ना अगर, तो रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स हों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ईदर दे आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन, और ईदर दे आर ऑसिलेटिंग इन आउट। ओके, यहाँ तो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? इन आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर z। तो अगर वेव x एक्सिस के अलॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट इनमें जो इन्होंने वाइब्रेट करना है सच में ना होना 90 डिग्री पे ही, याद रखना। ठीक है, सो ये देखो, ये प्लॉट बनाया हुआ है। ये वाला जो प्लॉट है ना ऊपर, ये वाला, ये सारा किसको डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप एंड डाउन। ठीक है, वेव आगे जा रही है टुवर्ड राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन आउट। इज इट ओके? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। सो वेव में कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना वो ये वाला है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला।
बट MCQ आने इसके ऊपर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। ये स्पीड ऑफ लाइट एयर है, एयर में परमिबिलिटी कितनी होती है, म्यू नॉट, परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। मान लो उन्होंने कह दिया कि मीडियम में आ गए हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट म्यू और एप्सिलॉन है, तो वो कैसे निकालोगे, 1 ऐसे कर सकते इसको, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी वो गिवन होगी पेपर में, तो क्या बन गया, C/म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला लर्न करना है, MCQ तो पक्के ही मिल जाएंगे इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। कहेंगे कि लाइट एक मीडियम एंटर करके जिसकी परमिबिलिटी 4 है, परमिटिविटी 100 है, तो आपने ये 4 × 100 करोगे, कितना हो जाएगा 400, स्क्वायर रूट करोगे 20, तो स्पीड ऑफ लाइट न्यू कितनी आ गई, C/20, ठीक है। तो क्लास 10 में रिफ्रैक्शन पढ़ते थे ना कि पानी में जाके स्पीड लाइट की कम हो जाती है, ग्लास में कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि पानी का एप्सिलॉन आर 80 है और पानी नॉन मैग्नेटिक है। जो चीज़ नॉन मैग्नेटिक है उसका म्यू आर 1 और जो मैग्नेटिक है उसका म्यू आर फाइनाइट होगा, ठीक है। सो परमिटिविटी की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू हमने ऑलरेडी ये पढ़ी हुई है इनकी, ठीक है। वेलोसिटी इन ए मीडियम फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने जो मैंने आपको बताया। ट्रांसवर्स नेचर जो मैंने वो बताया कि वेव राइट में जा रही है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर है, तो बट अप्रूव नहीं करने आने वाला हमें, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़ लें। कोई पूछे आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेट के पास, कहाँ मिलेगी, जहाँ आपके पास क्या होगा, चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे क्या हो मोशन में, वहाँ पे क्या मिलेगी, समेशन चार्ज होना चाहिए, मीन वहाँ पे सम टोटल ऑफ चार्ज ज़ीरो ना हो, ये ना हो कि चार्ज ज़ीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, करंट या मूविंग चार्ज। पेपर में क्वेश्चन आता था कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए करंट। और कैसा करंट, करंट कैरिंग इन लूप, तो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड नोट करेंगे सेंटर ऑफ द लूप पे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स MCQ, रीजन सोल्यूशन, वाइवा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, चार्ज, इधर एट रेस्ट और इन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, करंट एंड मूविंग चार्ज। और लास्ट EM वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आते हैं, उसमें पता क्या रीज़न है, उसमें जो चार्ज इट शुड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मीनिंग क्या हो, सडनली डायरेक्शन चेंज कर दो मूविंग चार्ज की, स्पीड अप कर दो, स्लो डाउन कर दो, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद EM वेव। अब उसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड करता है वो EM वेव का कौन सा पार्ट उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सोर्स यही है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट बट नो मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मूविंग चार्ज जब होता है, चार्ज जब मूव तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आते हैं। तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए जिसमें करंट चेंज ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज करेंगे, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डायग्राम देखो क्या मिल रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, पहले ज़ीरो है, फिर क्या हुआ, मैग्नेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर और इंक्रीज़ हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर कम हो ही जा रहा है। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजिंग और नॉट, बताओ। तो अगर आपको कांस्टेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो वहाँ पे EM वेव ने कभी नहीं आना, इट रिक्वायर वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल एक्सेलेरेशन में जो चार्ज होगा, ठीक है। चार्ज शुड बी एक्सेलेटेड, कभी स्लो हो जाए, फास्ट हो जाए, डायरेक्शन चेंज कर दें। सबसे सिंपल एग्जांपल है एक्सरेज की। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हमारी चेस्ट पे हिट किया जाता है, ठीक है। हमारी चेस्ट को एक्सपोज कर, जब एक्सरे करना है हमारी चेस्ट को बिल्कुल मशीन के ना प्लेट के साथ लगा देते हैं, कहते हैं चिपक जाओ, और हमारे उसके साथ एक्सपोज कर देते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल आते हैं, सीधी हमारी चेस्ट में हिट करते हैं, बोन्स के साथ हिट करते ही उनकी एक्सेलेरेशन कितनी होती है, बड़ी हाई। बोन के साथ हिट करते हैं वो 0 स्पीड पे आते हैं, वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन लीव करते हैं। वो कौन सी रेडिएशन होती है, एक्सरे। तो जो रेज बोन को क्रॉस नहीं कर पाई वो वाइट पोर्शन शो हो गया स्क्रीन पे, और जो क्रॉस कर गया वो ब्लैक का ब्लैक ही रहा। इससे हमें पूरी अपनी बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है।
तो इसी एग्जांपल में बताइए, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि चार्ज मूव करे नॉन ज़ीरो स्पीड से एक्सेलेरेशन से। अगर चार्ज नॉन ज़ीरो एक्सेलेरेशन में मूव कर रहा है तो बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज करेंगे, ठीक है। एंड स्पेस एंड टाइम में, स्पेस एंड टाइम का मतलब क्या है पहले देखो, स्पेस एंड टाइम क्या शो कर रहा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है बोथ चेंज स्पेस एंड टाइम। देखो यहाँ पे क्लॉक, इस जगह पे क्लॉक का टाइम कितना है t0, इधर क्लॉक का टाइम लेट से कितना हो गया 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड और 0 सेकेंड में गैप में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई ना। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, ठीक है। अब पोजीशन देखो, ए पोजीशन, बी पोजीशन, यहाँ पे सी पोजीशन। ए पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बी पे फिर से 0, बट सी पे क्या है मैक्सिमम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट ओनली चेंजिंग विद स्पेस एंड इट ऑल्सो चेंज विद टाइम, स्पेस, ठीक है। सो याद रखना है एनी क्वांटिटी विच चेंजेस विद टाइम इसको कहते हैं टाइम वेरिएशन, और जो क्वांटिटी स्पेस के साथ पोजीशन का चेंज होता है स्पाशियल वेरिएशन। तो वर्ड आपको मे भी आपको बुक्स में मिल जाए, स्पाशियल वेरिएशन। स्पाशियल वेरिएशन का मीनिंग चेंजिंग विद द पोजीशन, चेंजिंग विद द डिस्टेंस, ओके। वेव जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करती है, इसलिए वो स्पाशियल वर्ड यूज़ करेंगे, पोजीशन कम ही करते हैं, ठीक है। तो ये सारा बताया हुआ इन्होंने, एग्जांपल दी हुई कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर वो एमिट नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नील बोर थ्योरी थी। नील बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कल में हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट इज़ इन द एक्सेलरेशन, बट दैट पर्टिकुलर केस, वो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है जिसमें चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट कर रहा है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा। ये तो सारे करते हैं, याद रखना आपने। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलेरेट कर दिया इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट सिर्फ एक ही केस है, कौन सा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो एमिट नहीं करता। उसकी एनर्जी एक ऑर्बिट में फिक्स्ड है, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी, ना लूज़ किया ना गेन किया, ठीक है। सो ये भी आ गया, देखो मेरा एग्जांपल बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप्ड, आ गया ना। ये कौन सी एग्जांपल है, एक्स रेज की। सो एक्स रे ऐसे प्रोड्यूस होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली रोक देते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होती है वो हमारी बॉडी में से पास कर जाती है, ठीक है, बट कैन नॉट पास टू द बोन्स। प्रॉपर्टीज़ आगे जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमें पता होना चाहिए। MCQ और रीजनल सेशन क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पेपर आता है, छोटा सा पार्ट चैप्टर है बस। EM वेव जो है एक्सेलरेटेड ऑसिलेटिंग चार्ज रिलीव करता है, पहले तो पता हमें, ठीक है। EM वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनलास्टिक है, स्पीड उसका फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल का मीनिंग है साइन को, अब मैं इक्वेशन बताऊंगा उनकी क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों अपनी लोकेशन अपनी पोजीशन सब चेंज करते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आती वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ, ये फार्मूला, ये हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेलोसिटी सेलेक्टर में, E इक्वल टू स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आना है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, पूछेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड निकालो उस जगह पे कितनी है EM वेव में, तो रेट कैसे करना है, E0 बाई B0 इक्वल टू C। नॉट इसलिए लग रहा है, इट इज़ एम्पलीट्यूड भी, और ये वैक्यूम में है। अगर ये वैक्यूम में ना होता तो सिंपल EV लगता और स्पीड C या कोई V होता, ठीक है। जनरल इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसका पहले मीनिंग देखना है इस इक्वेशन का क्या है। देखो सबसे पहले साइन कर्व के अंदर जो टर्म होती है ना ये वाली, इसको क्या कहते हैं, फेज़। क्या कहना है इसको, फेज़। इट इज़ बेसिकली एन एंगल। इस एंगल का मेन रोल प्ले क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो फेज़ ने 2 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डायरेक्शन, कि जब वेव्स ट्रैवल कर रही है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है कि नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, कि मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, फेज़। एक कब, एक गिवन टाइम t पे और गिवन लोकेशन, उस टाइम t और लोकेशन x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है वो कौन बताता है, फेज़, बिना ड्रॉ किए हुए, ठीक है। अच्छा फेज़ का ना ये फार्मूला जो उन्होंने लिखा है तो आपको याद होना चाहिए कि दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली व्हेन वेव इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। मैं आपको जनरल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ वेव की क्या होती है, वो ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर RT, R क्या है, पोजीशन। R जो चीज़ होती है, R में क्या होता है, R इज़ द पोजीशन वेक्टर जिसमें xi कैप yj कैप z k कैप, ठीक है। सो R में कौन कौन होता है, xi कैप yj कैप एंड z k कैप। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है,
ई नॉट कितना मैग्नेट होता है इसका, ई नॉट। और इसकी डायरेक्शन भी मेरे को पता नहीं, मैंने क्या लिख दी, ई कैप। यहाँ पे आता है साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ई एम वेव या एनी वेव इन स्पेस। ये जो के वेक्टर आता है इसमें, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये सिर्फ ये बताता है कि वेव कहाँ जा रही है, इट इज़ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2π/द वेवलेंथ, और डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है कौन बताता है, प्रोपेगेशन। देखो अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना तो वेव इज टुवर्ड पॉजिटिव के, अगर यहाँ प्लस आए तो वेव इज टुवर्ड नेगेटिव के, ठीक है। और के डॉट आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो, के के 3 कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक कौन सा है वाई कंपोनेंट, एक कौन है उसका कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट्स हैं के और डॉट प्रोडक्ट आर, आर इज पोजीशन वेक्टर। स्पेस में पोजीशन वेक्टर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं। देखो हो सकता है कि वेव ना एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही हो, अगर वेव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करेगी देन डोंट यूज़ दीज टू, ये नहीं यूज़ करने तुम। अगर मान लो वेव कहाँ प्रोपेगेट कर रही है, वाई में कर रही है, तब ये यूज़ करो, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़ पहले। इनको प्रोडक्ट करेंगे के एक्स एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट एक्स से, वाई वाला वाई से, जेड वाला, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन आपने यही लर्न करनी है, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करना, सारे न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन से होते हैं। अब जो इन्होंने बताया हुआ है ये देखो, ये लिख रहा है कि ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका मीनिंग पता क्या होगा कि क्या चीज़ होगी, आपने इंटरप्रेट ऐसे करना, इसको करेंगे ऐसे, ठीक है, यही करेंगे ना, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ओमेगा टी माइनस, ये आ गया ना। तो ये नेगेटिव के का मतलब पता क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आने का मीन्स वेव इज़ नॉट ट्रेवलिंग टुवर्ड एक्स एक्सिस, ट्रेवलिंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या मीनिंग है इसका, वेव कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स में। तो साइड में डायग्राम ड्रॉ करता है, इसका मतलब वेव इस केस में इधर जा रही है। तो ये कौन है, नेगेटिव एक्स। ये मेरे पास कौन है ऊपर, दिस इज़ माई वाई, और ये कौन है बाहर, जेड है। वाई और जेड में मैग्नेटिक होनी है या इलेक्ट्रिक होनी है, मींस वेव की डायरेक्शन में तो कभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक होना नहीं, बिल्कुल ठीक है। वेव एक्स नेगेटिव एक्स में है और मैग्नेटिक देखो कहाँ पे है, वाई में, इलेक्ट्रिक कहाँ पे है। अब उन्होंने यहीं पे वाई और यहीं पे जेड क्यों लिखा, उसका रीज़न, उसको रीज़न चेक करते हैं। देखो आपने फॉर्मूला याद रखना है कि जो वेव की डायरेक्शन होती है ना, ई, इट इज़ ऑलवेज ई क्रॉस बी कैप, ये नहीं कभी भूलना। ठीक है, वेव जो जा रही है हमारी के, कहाँ जा रही है, वेव इज गोइंग टुवर्ड माइनस आई कैप। माइनस आई कैप कब आता है, जब हम क्या करें, या तो हम करें के कैप क्रॉस जे कैप, यही करते हैं ना। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जेड एक्सिस में होगी और बी कहाँ होगी, वाई में। देखो बी आ गई वाई में, वो जेड आ गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, पहले न्यूमेरिकल करेंगे और इन्फॉर्मेशन हमें गैदर होगी इससे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मेंशन किया हुआ है, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर लाइट वेव्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी आ गया, मैंने आपको पहले सबसे पहले यही बोला, इसका मेन एम क्या होता है, एनर्जी कैरी करना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ठीक है। और एनर्जी याद रखना इक्वली डिवाइडेड बिटवीन, ये एमसीक्यू आया हुआ पेपर में कह देंगे जी टोटल एनर्जी ना वेव लेके जा रही है 50 जूल, ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, 50 जूल पर सेंटीमीटर क्यूब टोटल एनर्जी जा रही है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी रेशो कितनी होगी कैरिड, दोनों इक्वल लेके जाएंगे, 25-25, 1:1, याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट 6 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वैक्यूम में अब देखो, ये मैंने वही फॉर्मूला बता दिया, दिस इज़ योर एनर्जी डेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर इन वॉल्यूम क्या कैरी करता है, दिस मच, और मैग्नेटिक फील्ड ये कैरी करती है। ये लर्न करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट। देखो ऑप्टिकल इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिकल इफेक्ट का मीनिंग होता है लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। लाइट ट्रेवल कर रही है, वो बेंड करेगी, हिट करके अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, दीज आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम EM वेव को स्टडी करेंगे ना ओपनली मैथमेटिकली, वी जनरली यूज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वैक्यूम में 377 टाइम्स मोर होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, ठीक है। ये क्लियर हुआ है पहले चीज़। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 377 टाइम्स मोर देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप EM वेव पढ़ोगे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को स्टडी करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वेव बीइंग अनचार्ज्ड, इनमें कोई चार्ज नहीं है। इनका सोर्स एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल होता है, बट वो एक बार एक्सेलरेट करता है, एनर्जी रेडिएट कर देता है। नाउ द एनर्जी रेडिएटेड इज अपार्ट फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ। एनर्जी अगर जाई जा रही है, चार्ज पीछे रह गया, तो इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। EM वेव की डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी मेटल से नहीं क्रॉस करती। उसका रीज़न पेपर में क्वेश्चन आया, वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट क्रॉस थ्रू मेटल। उसका रीज़न क्या है कि मेटल में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 1/μ0 μr एप्सिलॉन r। और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इन्फिनिट। तो उसमें फिर स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो यार ना कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने मेटल को नहीं क्रॉस करना, कुछ भी कर लोगे, मेटल के अंदर जाते ही ख़त्म, ब्लॉक हो जाती है, बट इंसुलेटर क्रॉस कर जाती है। एंड डाइलेक्ट्रिक, वाई डाइलेक्ट्रिक ओनली, वाई नॉट मेटल। डाइलेक्ट्रिक में स्पीड कम होगी, चल जाएगी, बट मेटल के केस में स्पीड उड़ जाती, ख़त्म ही हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क में आ सकते हैं। सबसे पहले आपने जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना तो व्हाट यू लुक फॉर, इक्वेशन देखो जी। इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई में। ये जो पहली टर्म है ये कौन है, इट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट B0। फिर आते हैं प्लस आ गया मिडल में, मतलब वेव नेगेटिव में है, क्या लगा हो यहाँ पे x, तो वेव कहाँ जा रही है, तो k वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, 2π/λ, तो उसका फॉर्मूला ही है, डायरेक्शन क्या होगी -x, ठीक है। ये कौन हो गया k, और ये कौन हो गया ओमेगा, ठीक है। अब क्या क्या निकालना, कहते हैं वेवलेंथ निकालो, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो k को किसके इक्वल कर देंगे, 2π/λ करेंगे तो ओमेगा वेवलेंथ आ गई। कहते एक्सप्रेशन करो मैग्नेटिक फील्ड का, फिर बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी भी निकालो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ν। अब क्या निकालना रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। वो कैसे निकालते हैं, वैक्यूम में देखो ट्रैवल कर रही है, लिखा उसने, कुछ नहीं बताया वेव कहाँ जा रही है, डिडंट मेंशन। अगर नहीं मेंशन किया तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेव की स्पीड। देखो वेव स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, बट ये नहीं चलना क्योंकि हमें μr μ0 नहीं पता। एक और होता है ओमेगा बाय, तो कोई बात नहीं, 1.5 10^11 को इससे डिवाइड कर दो। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे आंसर 3×10^8 ही आना है। इसका मीनिंग ये फ्री स्पेस में चल रहा है। तो फ्री स्पेस में E0 कैसे आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इनटू, तो आपने ये जो B0 है ना, ये नंबर इसको 3×10^8 से मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आ जाना है 60 आ जाना। कितना आंसर आना है 60। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पढ़ो, वाई एक्सेस में। वेव कहाँ जा रही है, एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक वाई में एक एक्स में, तीसरा कहाँ होगा जेड में होगा। तो देखो ये सारे निकाले, वेवलेंथ भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, B0 गिवन है, फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ये भी निकल गया, वो जेड में भी आ गया। जनरल इक्वेशन आ, देखो फेज सेम रहता है, फेज नहीं चेंज होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है ना ऊपर, मैग्नेटिक ऐसे जा रही है, ये दोनों इकट्ठे ही क्रॉस करेंगे ऐसे, फिर इकट्ठे ही मिलेंगे, इकट्ठे ही जाएंगे ऐसे। मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे ये देख लो कि ये ब्लू लाइन शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अप एंड डाउन, बट ये जा कहाँ रही है, टुवर्ड एक्स। और ये रेड शो कर रही है इन आउट, ये कौन है मैग्नेटिक। और देखो फ्रीक्वेंसी सभी की क्या है, सेम टाइम पे सारे ज़ीरो हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग दोनों ज़ीरो राइज फॉल सेम होंगे, बट ओरिएंटेशन अलग है, तो फेज सेम आने वाला है।
तो दिस वाज इंट्रोडक्शन। फिर आया हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमें आ सकता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, बट सिलेबस में ऐसा नहीं है तो हमें पढ़ना है। हर्ट्स ने क्या किया था, बड़ा सिंपल, हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल यूज़ की थी और 2 मेटल की प्लेट ली थी। ये गैप बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, गैप बड़ा कम था। उसने इसको सडनली ना सप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सडनली की ऑन कर दी, एकदम से ह्यूज करंट फ्लो किया इस खाली स्पेस में। इस खाली जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले कितनी थी, 0 थी, अचानक से 0 से क्या हो गई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से नॉन ज़ीरो, इस जगह पे EM वेव डेवलप हो गई। अब वो क्यों डेवलप हुई, उसका रीज़न था कि एक इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट चेंज्ड, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है वहाँ पे कौन सा करंट आता है, आपको पता है, एप्सिलॉन DDT ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं जगह चेंज करेगा, वहाँ पे कौन सा करंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और जहाँ पे करंट आया वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कोई ना कोई चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ द वेव इज़ अ सोर्स, ये वेव जो रिलीज हुई इट इज़ सोर्स्ड बाय वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आगे डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट कर लिया वेव को, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे वेव डिटेक्ट होगी, मीन्स यहाँ पे कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस हुई, एनर्जी कैरियर। तो हर्ट्स ने ये प्रोड्यूस किया था। थ्योरी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, सारा आपने रीड करना है इसको, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक करो, फिर मेन पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर